नीरता एक दिल को छू लेने वाली काल्पनिक कथा। एक गांव 200 घरों का था जिसमें दीनू और शीला पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। पड़ोस में ही दीनू का बड़ा भाई रहता था। उसके 2 बेटे थे, एक 18 साल का और एक 16 साल का। दीनू का बड़ा भाई और भाभी भी दीनू की संतान को लेकर परेशान रहते थे कि कब उनके भी भाग्य खुलेंगे। ऐसे ही एक दिन शीला को महसूस हुआ कि वो गर्भवती है। उसने ये बात दीनू को बताई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उनके चेहरे भी खुशी से खिलने लगे। ओस पड़ोस वालों ने भी अब शीला को बधाई देनी शुरू कर दी थी। शीला भी खुद को भाग्यशाली मानने लगी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब एक नन्हा सा फरिश्ता उनके घर में कदम रखे। दीनू की बड़ी भाभी ने गांव की एक नर्स को बुला लिया। ओस पड़ोस की कई औरतें भी शीला के घर आ गईं। दीनू भी बाहर बेसब्री से बच्चे के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में शीला के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बाहर खड़ी औरतें और दीनू सोच में थे कि बेटा हुआ होगा या बेटी। कुछ पलों में शीला के कमरे का दरवाज़ा खुला और नर्स ने दीनू को बताया कि आपके घर में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया है। दीनू खुश था और अपनी भाभी से कहने लगा कि भाभी जी, भगवान ने अपने बड़े भाइयों को राखी बांधने के लिए हमें एक प्यारी सी बिटिया दी है। पड़ोस की औरतों ने भी दीनू और शीला को बधाई दी और चली गईं। दीनू और शीला ने अपनी बेटी का नाम नीरता रखा। नीरता बहुत ही समझदार, आज्ञाकारी और प्यारी बच्ची थी। समय बीतता गया। अब नीरता 16 साल की हो चुकी थी। नीरता की माँ शीला बीमार रहने लगी थी। दीनू के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसे जोतकर जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उससे घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। ऐसे में अपनी पत्नी की बीमारी पर उसके बहुत से रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन शीला की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीनू को उसके इलाज के लिए गांव के एक सेठ से कर्ज लेना पड़ा। ऐसे ही 1 साल बीत गया। दीनू शीला को बचा ना सका। शीला के मरने का गम उसे खाए जा रहा था। उस पर 3 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था। उस पर हर महीने ब्याज बढ़ रहा था। वो अपनी पत्नी के मरने के गम में और कर्ज की चिंता में बहुत मुरझा गया था। उस पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था। नीरता को भी माँ की मृत्यु ने झकझोर कर रख दिया था, मगर वो अपने पिता को संभालने के लिए अपना दुख व्यक्त नहीं करती थी और अपने पिताजी का पूरा ख्याल रखती थी। जब दीनू खेत में काम करने के लिए जाता तो वो उसके लिए खाना बनाकर ले जाती और अपने पिता के साथ काम करवाती रहती। दीनू दिन रात सोचता रहता था कि उसकी आमदन थोड़ी है, उससे सेठ का ब्याज चुकाना भी मुश्किल है। ऐसे में उसकी जो थोड़ी सी ज़मीन है वो भी सेठ के पास चली जाएगी। वो नीरता बेटी की शादी कैसे करेगा? वो चिंता और गम में डूबे रहने के कारण दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। नीरता से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो भी अंदर से घुट घुट कर जी रही थी। पड़ोस में दीनू का बड़ा भाई यानी नीरजा का ताया और ताई जी अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। उनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। उनके पास भी इतनी कमाई नहीं थी कि वो दीनू का कर्ज उतार सकें, मगर वो नीरता से बहुत प्यार करते थे। वह उसे अपनी सगी बेटी की तरह समझते थे। उसकी ताई जी उसे समझाती कि बेटी, तुम चिंता मत किया करो, धीरे धीरे ये वक्त भी गुजर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। उनके दोनों बेटे भी नीरता से बहुत प्यार करते थे और उनकी पत्नियां यानी नीरता की भाभियां भी उसकी दिल बहलाने की कोशिश
करती। नीरता जब तक उनके पास रहती उतनी देर तक वो अपना गम भूल जाती, लेकिन जब अपने घर वापस आती तो वही गम और फिक्र उसे घेर लेते। अपने पिता को चुपचाप बैठे देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे चिंता में डूबे देखकर नीरता की आंखें भर आती थीं, लेकिन वो चुपचाप पिता से छुपकर अपने आंसू पोंछ लेती थी और अपने पिता का ध्यान अपनी प्यारी बातों से बटाने की कोशिश करती। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दीनू दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। नीरता से अपने पिता की ऐसी दयनीय हालत देखी नहीं जा रही थी। 6 महीने बीत गए। नीरता आज देर तक सोती रही। जब वो उठी तो उसने सोचा कि पिताजी ने आज मुझे उठने के लिए आवाज़ क्यों नहीं दी। वो तो हमेशा मुझे आवाज़ देकर उठाते हैं। नीरता ने दीनू को 2-3 बार आवाज़ लगाई कि बाबा उठ जाओ, लेकिन जब वो नहीं उठे तो उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर हिलाया। नीरता के तो होश ही उड़ गए। दीनू की मौत हो चुकी थी। उसके पिताजी सोते के सोते ही रह गए। नीरता जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज़ें सुनकर लोग भी इकट्ठे हो गए। ये खबर जल्द ही उसके ताया जी तक पहुंची तो उनका परिवार भी तुरंत वहां आ गया। नीरता की ताई जी और भाभीियों ने नीरता को संभाला। नीरता की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो बेजान सी लग रही थी। उसका एकमात्र सहारा भी उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। तब रिश्तेदारों को बुलाकर दीनू का दाह संस्कार कर दिया गया। अब नीरता अकेली होने के कारण अपने ताया जी के घर पर रह रही थी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन उस सेठ ने, जिससे दीनू ने कर्ज लिया था, उसने नीरता के ताया जी को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि दीनू के कर्जे का क्या करना है। जब से उसने कर्ज लिया है तब से उसने उसका ब्याज तक नहीं चुकाया। तब नीरता के ताया जी ने सेठ से कहा कि सेठ जी, हमें 2-3 दिन का वक्त चाहिए। मैं घर पर सलाह करके आपको बता दूंगा। घर आकर उसने सभी घर वालों को बुलाया और सेठ जी की कही हर बात उन्हें बताई। तो सभी घर वालों की सलाह हुई कि सेठ जी को ब्याज के तौर पर दीनू की ज़मीन दे दी जाए, ताकि ब्याज की बढ़ती जा रही रकम को रोक दिया जाए। अगले दिन उसने सेठ जी से कहा कि ब्याज के तौर पर आप दीनू की ज़मीन रख लीजिए और बाकी कर्ज चुकाने के लिए जब उनके पास रुपए जमा हो जाएंगे तब उन्हें लौटा दिए जाएंगे। ये बात सेठ जी जैसे तैसे करके मान गए। थोड़े दिनों बाद नीरता की एक मौसी जो मुंबई में रह रही थी उसे देखने के लिए आई। जब उसने नीरता को इन 2 महीनों के बाद देखा तो वो और भी कमज़ोर लग रही थी। नीरता की मौसी ने नीरता से कहा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलोगी, वहाँ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। वहाँ एक कोठी में काम करने के लिए एक लड़की की भी ज़रूरत है। तुम चाहो तो वहाँ काम भी कर सकती हो। कोठी की मालकिन कई बार मुझसे पूछती है कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई काम करने वाली लड़की हो तो ज़रूर बता देना, मैं उसे 10,000 रुपये वेतन दूंगी। ये सुनकर नीरता के मन में एक उम्मीद सी जागी कि 10,000 वेतन से मैं अपने बाबा की ज़मीन तो छुड़ा सकूंगी। ये सोचकर उसने हाँ बोल दी और कहा कि मेरे रहने का इंतज़ाम कहाँ होगा। तो मौसी ने बताया कि तुम्हारा रहना और खाना पीना उसी कोठी में होगा। मैं तुम्हें रोज़ वहाँ मिला करूँगी, क्योंकि मैं भी उसके साथ वाली कोठी में काम करती हूँ। मुझे कोठी की मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अक्सर मेरी मालकिन से मिलने आया करती हैं। अगर तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत हुई तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें तुरंत अपने घर ले आऊँगी। पहले वहाँ जाकर तुम अपने भाई बहन से अच्छी तरह मिलना, फिर जब मन करे तब तुम काम पर जाना। इसके बाद नीरता और मौसी ने घर वालों को पूरी बात बताकर वहाँ से जाने की इजाज़त ले ली। दूसरे दिन नीरता ने अपना थोड़ा सा सामान साथ में लेकर मौसी के साथ जाने की तैयारी कर ली। वो 10 बजे अपनी मौसी के साथ रेलवे स्टेशन पहुँच गई। उसकी मौसी ने 2 टिकटें ले ली। तकरीबन आधे घंटे के बाद गाड़ी आ गई। नीरता और उसकी मौसी
गाड़ी में एक दूसरे के आमने सामने वाली सीट पर बैठ गईं। इतने में एक पूरी छोले बेचने वाला खिड़की के पास आकर आवाज़ लगाने लगा। तो मौसी ने नीरता से पूछा कि तुम पूरी छोले खाओगी? नीरता ने कहा, नहीं मौसी जी, फालतू का खर्च क्यों करना। मौसी ने कहा, नहीं बेटी, ये फालतू का खर्च नहीं है। अभी हमें घर पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे। गाड़ी में खाते पीते हुए जाएंगे तो भूख भी नहीं लगेगी और समय भी बीत जाएगा। ये कहकर मौसी ने पूरी वाले से 2 जगह पूरी छोले ले लिए और उसे रुपए दे दिए। पूरी खाने के बाद नीरता ने अपने बैग से पानी की बोतल और गिलास निकाला और मौसी से कहा कि मौसी जी, पानी पी लो। मौसी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, पहले तुम पी लो, फिर मुझे पानी दे देना। पानी पीने के बाद मौसी ने कहा कि पानी की बोतल और गिलास को संभाल लो बेटा। नीरता ने बोतल और गिलास बैग में डाल लिए। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलने के बाद एक स्टेशन आया। गाड़ी रुकने पर चाय वाले ने चाय के लिए आवाज़ें लगाईं तो मौसी ने 2 कप चाय ले ली। नीरता को चाय थमाते वक्त मौसी ने पूछा कि बेटी, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? नीरता ने कहा, हाँ मौसी जी, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बातों ही बातों में मुंबई स्टेशन आ गया। दोनों गाड़ी से उतरकर ऑटो रिक्शा में बैठ गईं। कुछ ही देर में नीरता की मौसी का घर आ गया। दोनों सड़क पर उतर गईं। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों घर के भीतर आ गईं। घर में मौसी की बेटी रीनू थी, जो नीरता की हम उम्र थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार से मिली। रीनू ने अपनी माँ और नीरता को पानी पिलाया, फिर चाय बनाई। फिर रीनू और नीरता दोनों बहनों ने मिलकर भोजन तैयार कर लिया। शाम के 7 बज चुके थे। नीरता के मौसा जी भी आ गए। उन्होंने नीरता को आशीर्वाद दिया और उसका हाल चाल पूछा। थोड़ी ही देर में मौसी का बेटा राजा भी आ गया। वो भी नीरता दीदी के आने पर बहुत खुश था। रीनू और राजू से बातें करके नीरता को भी अच्छा लग रहा था। रात हो गई लेकिन नीरता को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि मैं कल ही मौसी के साथ काम पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे पिताजी की ज़मीन छुड़ाने के लिए जल्द से जल्द रुपए कमाने की ज़रूरत है। लेकिन काम कैसा होगा? मालकिन कैसी होंगी? काम क्या करना होगा वहाँ? क्या वो अपनी मेहनत से उनका दिल जीत पाएगी? ऐसे तरह तरह के सवाल उसके मन में उठ रहे थे। ये सोचते सोचते उसे देर रात को नींद आई। सुबह मौसी ने उसे 6 बजे जगाया और पूछा कि बेटा, मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, क्या आज उस कोठी की मालकिन से तुम्हारी बात कराऊं? तो नीरता ने कहा, मौसी जी, मैं आज ही आपके साथ काम पर जाऊंगी। मौसी ने कहा, बेटा, तुम अभी कल ही तो आई हो, 2-4 दिन यहाँ रहो, फिर काम के लिए जाना। लेकिन नीरता के बार बार कहने पर मौसी मान गई और 8:30 बजे वहाँ जहाँ काम करती थी वहाँ नीरता को अपने साथ ले गई।